Assalamu alaikum dear students. We have completed the first case of reconstitution, almost 10 or 12 lectures on that, and I hope you are living hard on it. So this will be our final lecture for the first case of reconstitution, and we will be solving a practical problem. I will formulate a problem, simple problem, in which all aspects will be covered. And in each and every chapter you will find hundreds of problems. तो ठीक है ना। तो अब क्या हम करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये करेंगे जो हमने फर्स्ट केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अभी तक पढ़ा उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम फॉर्मुलेट करेंगे, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि हर यूनिट में आपको किसी यूनिट में 80, किसी यूनिट में 70, किसी यूनिट में 100 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको होती है वो सॉल्व करनी होती है। तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा। तो मैं एक सिंपल प्रॉब्लम खुद फार्मुलेट करूँगा जिसमें सभी एस्पेक्ट्स जो हमने कवर की ये पढ़े अभी तक डिस्कस किए वो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कवर होंगे। तो अब सबसे पहले हम प्रॉब्लम फार्मुलेट करेंगे, प्रॉब्लम नोट करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम मैं लिखूंगा बोर्ड पर, इंशाल्लाह आप लिखोगे। P, Q and R. P, Q and R were partners. These were three partners, P, Q and R were partners who were sharing profits in the ratio of 3:2:1. 3:2:1. On 1st January 2019, their balance sheet was as follows. ये हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फार्मुलेट करते हैं, खुद फार्मुलेट करते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने इजी हो। मैंने यहाँ पर कहा P, Q and R were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. On 1st January 2019, their balance sheet, the balance sheet of their firm or their balance sheet was as follows. अब हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट लेंगे। यहाँ पर P, Q और R की जो फर्म है उनकी फर्म का ये है बैलेंस शीट। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, liabilities, assets and amount, ठीक है ना। ये P, Q और R थे जिनकी पार्टनरशिप फर्म थी, उनका बैलेंस शीट 1 जनवरी 2019 ये था, ठीक है ना। अब बैलेंस शीट में क्या है, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, सबसे पहले लेंगे कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना। P, Q, R, P, Q and R. P की कैपिटल लेंगे 3 लाख, Q's कैपिटल इज 3 लाख, फॉर एग्जाम्पल R's कैपिटल इज 4 लाख। P's कैपिटल इज 3 लाख, Q's कैपिटल इज 3 लाख, R's कैपिटल इज 4 लाख, ठीक है ना। उसके बाद है लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन था 2 लाख। देयर वाज अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 2 लाख। सैंडरी क्रेडिटर्स थे 30,000 फॉर एग्जाम्पल। बिल्स पेएबल रखेंगे एक और लायबिलिटी, वो रखेंगे हम 20,000, ठीक है ना। ये है कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स 3 लाख एंड 4 लाख। लॉन्ग टर्म लोन, सैंडरी क्रेडिटर्स, बिल्स पे, ठीक है ना। तो
यहाँ पर ये 3 आइटम्स लिखने से पहले हम to satisfy our purpose here to include all the adjustments that we have studied, हम यहाँ पर जनरल रिजर्व लेंगे, जनरल रिजर्व्स लेंगे, रखो वो लेंगे 1 लाख। आपको समझ में आया होगा, जनरल रिजर्व्स लेंगे 1 लाख, फिर मैं कहूँगा ये हमने क्यों लिए यहाँ। और लेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, चलो वो भी 1 लाख। उसके बाद देंगे लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख, कितना लिया था हमने 2 लाख। उसके बाद आप ले लो सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने लिए थे 30,000 फॉर एग्जांपल, और बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल हमने लिए थे 20,000, ठीक है ना। करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स। अब हम जाएंगे एसेट साइड की तरफ, वहां पर लेंगे सबसे पहला हम एसेट, हम लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे हम 3 लाख रुपीस। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हम लेंगे 4 लाख। एंड आफ्टर दैट हम लेंगे इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स लेंगे हम 5 लाख। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर आप ले लो 2 लाख। उसके बाद हम लेंगे करंट एसेट्स में से बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हम लेंगे 20,000। अब हम लेंगे बैलेंस शीट को कोइंसाइड करने के लिए, हम लेंगे एक और करंट एसेट सन्ड्री डेटर्स, ये भी ले लो 20,000, और कैश लेंगे, कैश एट बैंक रखो अपना, कैश एट बैंक 10,000, ठीक है ना। तो दोनों साइड आते हैं फिर 14,50,000, दोनों साइड का टोटल है बैलेंस शीट का 14,50,000, ठीक है ना। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ पी, क्यू एंड आर हु आर पार्टनर्स, ठीक है ना, ऑन 1 जनवरी 2019। अब आप ये बैलेंस शीट पहले आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। तो इस बैलेंस शीट के बाद अब हम जब आप ये नोट करेंगे उसके बाद हम कहेंगे अब इस फर्म को हम क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है ना। दिस वाज देयर बैलेंस शीट, दिस वाज देयर बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब मैं यहां पर लिखूंगा ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट, ये मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं पहले, फिर ये प्रॉब्लम है, फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑन दिस डेट दे, ऑन विच डेट 1 जनवरी 2019 they decided to reconstitute their firm, they decided to reconstitute, ठीक है ना, their firm, they decided to reconstitute and share future profits equally, future profits equally on 1 जनवरी 2019, जिस दिन का वो बैलेंस शीट हमारे पास दिया गया था उस फर्म का, उसी दिन उन्होंने फर्म को रिकंस्टिट्यूट किया और ये कहा कि हम फ्यूचर प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली शेयर करने का मतलब है पी को मिलेगा 1, क्यू को 1, आर को 1, ठीक है ना। 1/3, 1/3, 1/3, दैट मीन्स हर एक को मिलेगा एक शेयर प्रॉफिट का
प्रॉफिट इक्वली शेयर होंगे, 1:1:1, ठीक है ना। अब जिस वक्त ये फर्म रिकंस्टिट्यूट हो गई, ठीक है ना, जिस वक्त ये फर्म रिकंस्टिट्यूट हो गई तो उस वक्त कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन इस फर्म के बारे में हमारे पास थी, ठीक है ना। द फॉलोइंग, हम ये ऐसे लिखेंगे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो आपको बुक में या कहीं पर भी प्रॉब्लम्स मिलेगी रिकंस्टिट्यूशन थ्रू प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी तो वो ऐसी ही होगी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज आल्सो अवेलेबल अबाउट द फर्म, ठीक है ना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज आल्सो अवेलेबल अबाउट द फर्म। अब वो इंफॉर्मेशन क्या थी? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग विच ईयर? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग करंट ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर मीन्स ड्यूरिंग करंट ईयर, जिस ईयर में हम इस फर्म को रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, इस ईयर में जो प्रॉफिट कमाया था इस फर्म ने वो था 1,50,000, ठीक है ना, 1,50,000। अब इस फर्म के जो टोटल एसेट्स थे, टोटल एसेट्स जो इस फर्म के थे वो तो हमको पता है, अभी बैलेंस शीट में हमने देखे 14,50,000। आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज थी इस फर्म की 2,50,000। जैसा कि आपने देखा 2,50,000 कैसे थी आउटसाइड लायबिलिटीज? एक था लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख और कुछ 30,000 था बिल्स पेएबल और 20,000 था सन्ड्री क्रेडिटर्स, हो गया 2,50,000 आउटसाइड लायबिलिटीज थी, ठीक है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस फर्म की जो है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी वो थी 10%। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म वाज 10,000। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट समझ में आया होगा इंशाल्लाह। तो अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इस फर्म की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी 10%, ठीक है ना। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बाद, इसके बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन इस फर्म के बारे में अवेलेबल है वो ये है, वो आप लिखो ऐसे। अब आपने ये इतना लिखा, इसके बाद हम देखेंगे इस फर्म के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल और है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म वर रिवैल्यूड। द एसेट्स जब रिकंस्टिट्यूशन होगी ऑफ द फर्म वर रिवैल्यूड as follows, as तो रिकंस्टिट्यूशन के वक्त हम रिवैल्यूएशन भी करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड एसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो जब हमने रिवैल्यूएशन की रिकंस्टिट्यूशन के वक्त तो वो रिवैल्यूएशन कैसी होगी? सबसे पहले हम देखेंगे एसेट्स, कौन कौन से एसेट्स की रिवैल्यूएशन होगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लेंगे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी जो है इसको हम लिखेंगे डिप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी वाज डिप्रिसिएटेड बाय 10%, दैट मीन्स देयर वाज 10% डिप्रिसिएशन provided for plant and machinery, and in case of furniture it was also 10%. अब जो फर्नीचर था इस फर्नीचर also in case of furniture the depreciation was provided at the rate of 10%. That means plant and machinery was depreciated by 10% and furniture was also depreciated by 10%. उसके बाद सन्ड्री डेटर्स जो थे सन्ड्री डेटर्स का जो न्यू वैल्यू है जब हमने इनको रिवैल्यू किया तो वो निकला 15,000, ठीक है ना। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल,
बिल रिसीवेबल हमारे पास एक एसेट है, जब हमने उसको रिवैल्यू किया तो इसका वैल्यू निकला 30,000। ये जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। सैलरी डेटर्स जिस वक्त रिवैल्यू होंगे, जो पुराने डेटर्स होते हैं हमारे पास, किसी कोई डेटर पे पे करता है तो कम होगा। अगर हमने क्रेडिट सेल्स और की है तो सैलरी डेटर्स में इजाफा होगा, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। दैट इज वाई सैलरी डेटर्स बिल इज रिसीवेबल। ये जो एसेट है ये रिवैल्यूएशन के वक्त जिस वक्त हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं उस वक्त ये जो एसेट्स हैं ये कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है ना। डेटर्स बिल इज रिसीवेबल, ठीक है ना। इसके बाद लायबिलिटीज। अब अगर हम देखेंगे जो लायबिलिटीज हमारे पास थी, हमने उनको भी, इन लायबिलिटीज को भी रिवैल्यू किया। वी रिवैल्यूड लायबिलिटीज एज वेल। वी रिवैल्यूड रीअसेस्ड लायबिलिटीज एज वेल। अब लायबिलिटीज को जिस वक्त हमने रीअसेस किया, व्हाट वी फाउंड वाज 40% ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 40% ऑफ जो लॉन्ग टर्म लोन हमारे पास था, है ना, हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन एक आउटसाइड लायबिलिटी थी, उसका 40% हमने पे ऑफ किया, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लोन का जो 40% था वो हमने पे किया था। कैसे पे किया था, कुछ इंस्टॉलमेंट्स भरे होंगे तो हो गया उसका 40% पे ऑफ। इस वक्त हमें पता चल रहा है जो लॉन्ग टर्म लोन एग्जिस्ट होता था बैलेंस शीट में, उसका 40% हमने पे ऑफ किया है। उसके बाद सैलरी क्रेडिटर्स 20,000। द न्यू वैल्यू ऑफ सैलरी क्रेडिटर्स was found out to be 20,000, ठीक है ना। and that of bills payable, and the new value of bills payable was found out to be 10,000, ठीक है ना। ठीक है ना। जिस वक्त हमने रिवैल्यूएशन की, उस वक्त क्या हो गया, कुछ एसेट्स को हमने रिवैल्यू किया। जो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट था, उसको हमने उस पर हमने 10% डिप्रिसिएशन चार्ज किया। और जो हमारे पास फर्नीचर एसेट था उस पर भी हमने 10% डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने सैलरी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को भी रिवैल्यू किया, ठीक है ना। इसी तरह जो हमारे पास लायबिलिटीज थी उनमें से जो लॉन्ग टर्म लोन हमारे पास था उसमें से जब हमने उसका न्यू वैल्यू ढूंढा तो वहां पर पता चला कि हमने 40% लॉन्ग टर्म लोन का पे ऑफ किया है। अब हमें 60% रह गया पे ऑफ करना। उसके बाद जो सैलरी क्रेडिटर्स थे 20,000 हमारे पास, ठीक है ना। पुराने क्या थे वो हम देखेंगे, फिर न्यू वैल्यूज और ओल्ड वैल्यूज को कंपेयर करके ही हमें पता चलेगा कि नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन हमें क्या मिला है, ठीक है ना। अब रिवैल्यूएशन जो है, रिवैल्यूएशन को अच्छी तरह समझने के लिए जिस वक्त हम प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रिवैल्यूएशन को अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक और पॉइंट यहाँ पर लिखाऊंगा। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट worth rupees 35,000 and a liability of rupees 5,000 and a liability of rupees 5,000। ये पॉइंट मैंने रिवैल्यूएशन के वक्त इसीलिए लिखा। रिवैल्यूएशन को जब वक्त क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रिवैल्यूएशन को अच्छी तरह समझने के लिए ये पॉइंट जो है ये जरूरी मैंने समझा लिखना, ठीक है ना। ये यहाँ तक पहुंची, ये था क्वेश्चन हमारे पास। देयर वाज ए फर्म PQ and R were 3 partners on 1st January 2019। उनका जो बैलेंस शीट था वो हमारे पास दिया गया था PQ और R फर्म का। तो उसी दिन on that date on 1st January 2019 they decided to reconstitute their firm and this they decided to share future profits equally। जिस वक्त रिकन्स्टिट्यूशन होगी तो उस वक्त आपको पता है देयर आर consequences of reconstitution and the accounting adjustments has to be done, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट्स करने के लिए हमारे पास कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन थी फर्म के बारे में। इंफॉर्मेशन किस किस के बारे में थी, प्रॉफिट्स के बारे में,
इंफॉर्मेशन थी एसेट्स लायबिलिटीज़ के बारे में, इंफॉर्मेशन थी रिवैल्यूएशन के बारे में हमारे पास। अब इस फर्म को क्या करना है, इस फर्म को अब जो ये हमने रिकंस्ट्रक्ट फर्म की, अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसी ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिलेगी उनमें आपको क्या मिलेगा, फिर क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्वेश्चन क्या होगा उमूमन ये होगा, यू आर रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। वहां पर क्या कैसी प्रॉब्लम आपको मिलेगी, प्रॉब्लम ये यू आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट sacrificing ratio, gaining ratio, value of goodwill of the firm, value of goodwill of the firm, ठीक है ना। You are also required to show the necessary accounting treatments, necessary accounting treatments, and prepare partners capital accountants and balance sheet of reconstituted firm, ठीक है। आपके पास प्रॉब्लम दी गई है, ये प्रॉब्लम देयर वाज अ फर्म पी क्यू एंड आर, देयर वर थ्री पार्टनर्स पी क्यू एंड आर, द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म ऑन 1 जनवरी 2019 वाज इज गिवन, ठीक है ना, आपने वो नोट किया होगा आई होप। तो बैलेंस शीट के बाद क्या कहता है, इसी 1 जनवरी 2019 को ये पी क्यू और आर जो है इस फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना चाहते, रिकंस्टिट्यूट थ्रू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते, ठीक है ना। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया और रखा, हम प्रॉफिट्स और लॉसेस को फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो इस फर्म के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी, और अब ये क्या रहा है, अब हमें क्या करना है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखा के एंड में कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड न्यू फर्म, जो रिकंस्टिट्यूट हो गई है न्यू फर्म, वो दिखानी, ठीक है ना। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल, आपको पता है मेथड्स ऑफ गुडविल, नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, फास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, सभी ट्रीटमेंट्स, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, सभी चीज़ें कवर होती हैं। अब जिस वक्त हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सभी एस्पेक्ट जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, सभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स और भी कुछ भी कैलकुलेशंस हैं, मेथड्स हैं, वो क्लियर होंगे। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में वेरी सून।